नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि मैं अपने दर्शकों से हर बार एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। तो आज हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं डॉक्टर संजीव कुमारी जी, वरिष्ठ साहित्यकार, और जिनका नाम देश विदेशों तक अपने साहित्य की वजह से धूम मचा रहा है। ऐसी साहित्यकारा डॉक्टर संजीव कुमारी जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और रिवॉल्यूशन इंडिया की टीम को मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया है। जी थैंक यू। देखिए दर्शकों, क्षत्रिय समाज की बेटी जिनका बचपन विज्ञान विषय की तरफ चला और उस विषय में पीएचडी तक की यात्रा उन्होंने शिक्षा की, उसी दौरान उनका बचपन से ही रुचि थी उनकी लेखन साहित्य में। तो बचपन में भी कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन कुछ यात्रा कुछ समय के लिए रुकी और फिर दोबारा से उन्होंने लेखन साहित्य में ऐसा नाम कमाया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनके लिखे हुए साहित्य को मान्यता मिली, उनकी प्रशंसा हुई, विभिन्न डिग्नेटरीज द्वारा उनको इस विषय में सम्मानित किया गया। उन्हीं से डॉक्टर संजीव कुमारी जी से ही जानेंगे उनकी इस लेखन यात्रा के बारे में। डॉक्टर साहब, आपकी जो लेखन यात्रा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं, ताकि जो युवा इस लेखन के विधा में जाना चाहते हैं वो कुछ अच्छा कर पाएँ आपसे प्रेरणा लेकर। जैसे पढ़ाई के साथ साथ हम रूरल एरिया में रहे हैं और ब्याह शादी में जाना होता रहा है, तो लोक संस्कृति की तरफ ध्यान गया। और दूसरा, जब मैंने देखा फील्ड में कि समाज में विज्ञान पे और इन सब चीज़ों पे बहुत काम होता रहा है, पर लोक साहित्य धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है, तो लोक साहित्य को मैंने प्रेफरेंस दी है। सबसे पहले मेरी बुक आई जो 2014 में आई, हरियाणा के लोकगीत, जी, जो हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से प्रकाशित हुई। जी। और इसके साथ साथ पर्यावरण पे मैंने काम किया है। हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए भी आपने हरियाणवी लोकगीत के नाम से एक पुस्तक आपने लिखी। उस पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को बताते चले। ये मेरी पुस्तक है जो 2014 में पब्लिश हुई थी, हरियाणा के लोकगीत। और मैं बता देना चाहती हूँ, इस पे जो ये कवर पेज है जी, ये मेरी शादी का फोटो है भात लेते हुए। जी, और पब्लिशर से इस विषय में बात भी हुई, पर फाइनली मैंने यही लिया कि हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करें। जी। और जैसे हम बात करते हैं कि एजुकेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जी, और रूरल एरिया में लड़कियों की शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी होती है, जी, कम पढ़ाया जाता है, तो उससे संबंधित भी लोकगीत है। लोकगीत असल में क्या है, जो चीज़ें समाज में घटित हो रही होती जी, हैं, जी, महिलाएं उन्हीं पे गीत बना देती हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा जी, है। निश्चित तौर पर। तो ऐसा ही एक गीत है जी। कि लड़की अनपढ़ है और लड़का 10 पढ़ा हुआ है, और 10 पढ़े हुए लड़के के साथ उसकी शादी कर देते हैं। जी। वो वाटर मांगता है, पानी, पर वो समझ नहीं पाती, वो कभी कुछ और दे देती है, कभी कुछ और दे देती है। जी, जी, जी। तो उससे रिलेटेड है एक गीत ये जी, जी। कि आर्या का छोरा है बेबे 10 पढ़ रहा से, मैं तो अनपढ़ रहेगी मेरी बेबे, फिर भी कवे गोरी वाटर ल्याइए, मैं जानी वो मांगे से टमाटर, ठाके टमाटर पकड़ाया बेबे। वो बहुत सारी चीज़ें मांगती है, मांगता है, बहुत सारी चीज़ें वो देती है, पर एंड में वो समझ नहीं पाती। एंड में बोलती है, हम तो पियाजी समझे कोन्या, पानी मांगू थाए मेरी बुआ, छाती के मैं मेरे खोद दिया कुआ, हिंदी क्यों न पढ़ा रे भतीजा, अंग्रेजी का ले ले रे नतीजा। क्या बात है। दोनों चीज़ों पर कटाक्ष है कि हिंदी की जो एक व्यवस्था है, हिंदी को कितना लोकप्रिय होना चाहिए, उस चीज़ों पर भी है। और एक कटाक्ष समाज को भी एक आईना दिखाने का काम किया कि बेटियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं लिखाएं और उनको शिक्षित करें। बहुत सुंदर। आपकी ये वास्तव में मेरे ख्याल से अब तक की लोकप्रिय पुस्तक में से रही होगी। जी, क्योंकि लोक संस्कृति पे मैंने काफ़ी काम किया है। हरियाणा के लोकगीतों को, जो जन्म से लेके मृत्यु तक के गीत हैं, उसमें शादी के भी हैं, बच्चे के जन्म से पहले के, बाद के, मृत्यु के बाद भी गीत हैं, पितर गीत भी हैं, बहुत सारे हैं। ये सबका कलेक्शन मैंने विभिन्न क्षेत्रों में जाके बुजुर्ग महिलाओं से किया है। इस पे 2 पुस्तकें हैं। एक हरियाणा के लोकगीत है, एक हरियाणा लोकगीतों के झरोखे से है। झरोखे से। और उसके अलावा सैनिकों के गीत हैं। उस पुस्तक का नाम है गया पलटन में। उसमें सारे वो सब संवेदनाएं, भावनाएं हैं जो एक सैनिक के परिवार की है,
मतलब सैनिक परिवार के लिए क्या सोच रहा है, परिवार के लोग सैनिक के लिए क्या सोच रहे जी, हैं, जी, जब जी। वो फौज में गया हुआ है, पीछे से क्या क्या घटनाएं हैं, वो सब गीतों के द्वारा क्या बात, बहुत वहाँ सुंदर। प्रदर्शित किया गया है। जी, जी, जी। और इसके अलावा एक जकड़ी नाम से भी लोकगीत है, मतलब फेमस है हरियाणा में जकड़ी। जी, जी, जी। जकड़ी का मतलब ये है, जैसे जकड़ी अगर हम शब्द पे जाते हैं तो जकड़ी हुई है, मतलब जी, कोई जी। भी चीज़ है उसको जो सटीकता से बांधा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ हाँ है। जी, हाँ जी, जी। यही है। और इसमें एक हम लोक कथा, मतलब कथा कह सकते हैं, गायन की रूप में कथा, मतलब जकड़ी जब शुरू हो रही है, गीत शुरू हो रहा है, जी, जी। तो एक कोई किस्सा शुरू होता है, कुछ भी चीज़ है, वो गाना खत्म होते होते तक वो पूरी हो जाती है, तो एक कथात्मक रूप है जी, जी, गीत। जी, जी। तो उस पे भी एक मैंने पुस्तक लिखी है। जी। ये अभी आगे और मेरा प्लान है, अलग अलग जो लोक संस्कृति में जो पहलू रह गए हैं उन पे काम करने का। निश्चित तौर पर आपके किए गए प्रयास हरियाणवी संस्कृति को बचाने में अहम योगदान और एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और होते रहेंगे। इसके अलावा और कोई पुस्तक आपकी जो लेखन की यात्रा? सर जैसे मैंने 12 पुस्तकें लिखी हैं, जी। जिसमें से मेरी 4 पुस्तकें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। क्या बात है, ढेरों शुभकामनाएं आपको। वास्तव में रिवॉल्यूशन इंडिया खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है ऐसी शख्सियत के साथ बैठकर, ऐसी चर्चाएं कर कर। और निश्चित तौर पर भारतवर्ष में एक ग्रामीण परिवेश में पढ़े लिखे लोगों में भी ऐसा टैलेंट है, निश्चित तौर पर, बशर्ते बस उस टैलेंट को देखना है, परखना है, समझना है और लोगों तक पहुंचाना है। जी शुक्रिया सर। जैसे ये झड़ते पत्ते हैं, जी। इसमें 707 दोहे हैं क्या बात। जो कि पर्यावरण पे लिखे गए हैं। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे इन प्रदूषण को रोक सकते हैं, ये मेरी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। जी। एक ये है विष्णु अवतार श्री देवनारायण पुस्तक, ये पहली बार लिखी गई है। जी। ये इस पुस्तक में मैडम जितना मुझे पता लगा, इसमें आपने एक चित्रकला के माध्यम से एक ही पूरे पृष्ठ पर पूरी उसकी 7 पीढ़ियों का वर्णन आपने कुछ ऐसा किया है, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ आप साझा वो ये फड़ कथा है, वो जी, श्री जी। देवनारायण फड़ कथा पुस्तक है। जी। ये भी इंडिया बुक में है। और मैं ये बता दूं कि ये पाबू जी की फड़, ये भी इंडिया बुक में है। ये 4 मेरी पुस्तकें हैं जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है। क्या बात है। ये श्री देवनारायण फड़ कथा जो है, मैं दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को जी, जी, जी। कि ये दिखे हमारे दर्शकों को भी कि किस प्रकार से ये देखेंगे। जैसे ये पृष्ठ पूरी एक आकृति। जी, ये पूरी एक्चुअल में ये 26 फुट लंबे कपड़े पे छपी हुई है और इसको हम फड़ कहते हैं। और ये देवनारायण जी की, और राजस्थान में 2 ही हैं ये, तो इन दोनों पे मैंने काम किया है। जी, जी। और ये जो चित्रात्मक कथा है, ये अब तक लिखी नहीं गई थी। इस पूरी चित्र में 7 पीढ़ियों की कथा है देवनारायण जी के। देवनारायण जी 6ठी पीढ़ी में हुए हैं और इसके बाद उनके 2 बच्चे बिला बिली, और उनसे पहले की 5 पीढ़ियों को इसमें दर्शाया गया है। जी। और मैं जानना चाहूँगा देवनारायण जी फड़ कथा के बारे में आपका मन कैसे बना कि मुझे इस विषय पर कुछ लिखना है और इससे समाज को क्या प्रेरणा मिलेगी, वो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। 2019 में श्री देवनारायण का जो जन्म स्थान का मंदिर है मालेश्वरी डूंगरी में, वहाँ पर एक सर्व जातीय सम्मान समारोह हुआ था, तो मुझे भी वहाँ सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। जी, जी। तो वहाँ मैंने देखा साहित्य में मुझे कुछ खास मिल नहीं पाया। तभी से मुझे लगा कि हमारे आराध्य देव के लिए हमें लिखना चाहिए, जी। क्योंकि हम समाज में आए हैं, हमने पढ़ाई की है और हम कोई काम कर सकते हैं। जी। तो कम से कम समाज ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमें भी समाज को कुछ देना चाहिए। बहुत सुंदर। और यही सोच के फिर मैंने सर्चिंग शुरू की और नेट से और इधर उधर से पता लगाया। और इसमें ये है जिन्होंने मुझे बताया है, भोपा जी सुखाराम। जी, जी। तो इन्होंने मुझे ये सब कुछ लिखवाया है। जी, जी, जी। कि लगातार हम 15-20 दिन तक लगातार सुबह से शाम तक हम लिखते रहे, क्योंकि आज से पहले इस पे काम नहीं हुआ। जी। दूसरा ये भी है मान्यता कि ये सिर्फ गायन ही चलता आ रहा है, क्योंकि अभी 28 तारीख को जनवरी में देवनारायण जी का 1111वां जन्मदिन था। जी, जी। तो मतलब 1111 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये सुनाते आ रहे हैं। जी, जी, जी। तो थोड़ा कहीं ना कहीं समाज में ये भी था कि अगर हमने लिखवाया है तो कहीं कुछ ऐसा ना हो कि वो चीज़ें हमें सूट ना करें, लुप्त हो जाए या कोई जी। तो मतलब लुप्त होने से बचाने के लिए लिखने का प्रयास किया। और उनको ये था कि कहीं मतलब इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि जो धार्मिक मान्यताएं हैं जो 1100 सालों से चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं उस मिथक को भी तोड़ा है ये लिखकर। बहुत बड़ा उम्दा अचीवमेंट है आपकी, वास्तव में। शुक्रिया। और यही रीज़न रहा है कि ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है।
और अभी इस देवनारायण फड कथा के दौरान जैसे आपने चर्चा की 28 जनवरी को कोई इनका जो मनाया गया है, वहाँ देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी मौजूद रहे उस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम की कुछ यादें, वहाँ से जो सूचनाएं आपको मिली, कुछ प्रकार आप हमारे दर्शकों से साझा कर पाएं? जी, मोदी जी ने कहा कि हम भी मतलब मैं भी इनका भक्त हूँ और ये मतलब विष्णु के अवतार रहे हैं और समरसता, इन्होंने सामाजिक समरसता जो है वो इन्होंने कायम की है। और दूसरा, कहीं भी आप देखेंगे राजस्थान में बहुत सारे देवनारायण के मंदिर हैं, तो वहाँ आपको जलाशय मिलेगा, बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे और एनिमल्स से मतलब घोड़े और गायों से इनको बड़ा वो था, बहुत सारी लाखों की संख्या में इनके पास गायें थी। तो ये पशु प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी रहे हैं। इन्होंने सामाजिक समरसता, ऐसा नहीं कि कोई एक कम्युनिटी इनकी फॉलोवर है, पूरी मतलब पूरे मतलब सभी जातियां इनको आराध्य देव मानती हैं। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने समाज में दी हैं, उनको मार्गदर्शन दिया जी। उसके अलावा मैडम, आप जो आपकी कलाकृति और साहित्य की लेखनी के बारे में जो साझा करना चाहिए जी, जैसे एक मैं बात करती हूँ, तिसाया जोहड़ है ये। जी जी जी, ये पुस्तक है तिसाया जोहड़ जी। इसमें ये भी हरियाणा साहित्य अकादमी ने इसको अनुदान दिया है जी। और इसमें हरियाणवी में लिखा गया है। इसमें 777 दोहे हैं और जिसमें से 200 से 250 के आसपास दोहे जैविक खेती पे लिखे गए हैं। जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि 200 के आसपास जैविक खेती पे लिखे गए हैं। जी जी जी। तो एक जैसे वर्मी कंपोस्ट जो यूनिट लगाते हैं, गोबर की खाद बनाने की जो यूनिट लगाते हैं, उसमें पालतू केचुआ डालते हैं जी। जो मिट्टी में केचुआ होता है वो उसमें नहीं डालते, वो अलग सा होता है। मिट्टी का केचुए का साइज और कलर अलग होता है और उसका साइज और कलर अलग होता है जी। जो मिट्टी वाला है वो मिट्टी खाएगा और वो गोबर खाता है, तो उसको आइशिनिया फोटिडा उसकी वेराइटी है जी जी। नाम है स्पीसीज का जी जी। तो इसके बारे में लिखा है मैंने, प्रदूषण तय मारा केचुआ ना आवे ऊपर। जो मिट्टी वाला केचुआ है वो नहीं आता है, पहले बारिश में बहुत आ जाता था, प्रदूषण के मार से वो नीचे चला गया। हाँ, वो नीचे चला जाता है, तो नीचे ही रहता है, हाइबरनेट हो जाता है वो। प्रदूषण तय मारा केचुआ ना आवे ऊपर, के करा उस केचुए का जो खावे गोबर। क्या बात है। तो मतलब ये डिफरेंशिएट किया गया है कि केचुए गोबर में ही उत्पन्न होगा और वो जैविक खेती में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। जी, तो ये डिफरेंस है जी। तो ये इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि किस तरह से आप मतलब रसायन ना डाल के दूसरी आप फॉर्मुलेशंस बना सकते हैं नीम के पत्तों से या दूसरी चीज़ों से जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें टेक्निकली कवर की गई हैं जी। मैडम, मैं आपकी एक पुस्तक थी, मैं जो देख रहा था, झड़ते पत्ते, इस पुस्तक को फर्स्ट पेज को देखने मात्र से जो डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति अगर इस पुस्तक का फर्स्ट पेज देख लें तो निश्चित तौर पर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है किसी भी विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए। तो मुझे इस पुस्तक में कुछ सकारात्मक ऊर्जा भी नज़र आती है। टॉपिक इसका झड़ते पत्ते ज़रूर है, लेकिन मुझे सकारात्मकता नज़र आती है। आप बताएं, आपको क्या इसमें सकारात्मकता नज़र आती है मैडम? देखिए सर, जैसे हम बात करते हैं कि एक गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, झड़ते पत्ते में वही ड्यूअल सेंस आ सकती है कि झड़ रहे हैं या झड़ गए हैं तो आएंगे। तो जैसे इसमें है, देखेंगे कि झड़े हुए हैं, कुछ पत्ते बचे हैं, थोड़े से पत्ते बचे हैं जी, लेकिन हमने थोड़ों को देखा। हाँ, तो झड़ते हैं, झड़ रहे हैं और इसका नाम झड़ते पत्ते इसलिए दिया गया है कि ये पर्यावरण पे लिखी गई है कि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, धरती मतलब हमारा इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है और अल्टीमेटली अगर हम इसको रिलेट करें पौधे से तो झड़ते पत्ते मतलब धीरे धीरे झड़ रहे हैं, झड़ते पत्ते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं प्रदूषण से भी रिलेट किया गया है, इसलिए इसका ये नाम रखा गया है। तो दर्शक जानना चाहते हैं आपकी इस पुरस्कारों की यात्रा के बारे में, आपको कहाँ किन किन लोगों ने आपको पुरस्कृत किया है, उस यात्रा के बारे में आप बताइए। सर, सबसे पहले तो 2009 में मुझे स्वतंत्रता दिवस पर एसडीएम हांसी से सम्मान मिला था जी। वो सिर्फ 1 महीने के काम पे ही मुझे सम्मानित कर दिया गया था जी। तो लगातार फिर डीसी हिसार से मुझे सम्मान मिला जी। उसके बाद जैसे 2016 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मुझे सम्मानित किया नारी शक्ति पुरस्कार से जी। उसके बाद जैसे मेरा रिसर्च वर्क जैविक खेती पे रहा है, नेचुरल फार्मिंग पे रहा है, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर रुपेला जो
कृषि मंत्री जी, जी। रहे हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने मुझे महिला कृषक, प्रगतिशील महिला किसान के उससे CSSRI करनाल में है जो मृदा लवणीयता जी, का जी। जो सेंटर है, वहाँ पे उन्होंने मुझे सम्मानित किया है। जी डॉक्टर साहब। इसके अलावा गीता जयंती महोत्सव है, जी। वहाँ भी मुझे 2017 में माननीय राज्यपाल जी ने जी, जी। सम्मानित किया है, प्रोफेसर सोलंकी जी ने। जी, जी, जी। उसके बाद 2018 में जो ये मेरी झड़ते पत्ते पुस्तक है, जी। इसका विमोचन राज्यपाल जी ने किया था, सत्यदेव नारायण आर्य जी ने। जी, जी। तो उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये क्वेश्चंस भी आते हैं जी, जी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसको के बारे में क्वेश्चन लिए जी, गए जी, हैं जी। कि ये पुस्तक का विमोचन किया है, ये किसकी लिखी हुई थी। जी, 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 जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर साथ में जैसे आज सोशल मीडिया बहुत प्रभावी है, जी, जी। तो वहाँ से मुझे बहुत सारे दोस्त लोगों ने, जानकारों ने, रिश्तेदारों ने भेजा कि ये क्वेश्चन आया है। जी, जी, एक दो तो कोई कॉम्पिटिटिव शायद पुलिस का इंस्पेक्टर का कोई एग्ज़ाम था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, जी, जी, जी। क्योंकि हरियाणा जीके पे अभी कुछ फिक्स मार्क्स दे दिए गए हैं। जी, जी, जी। तो वहाँ मतलब है। उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से सम्मानित किया, जी। तो बहुत सारी जगह मुझे सम्मान मिला है। और जो हमारे किसान आयोग के चेयरमैन ने भी मुझे खेती के बारे में अवेयर करने के लिए, किसानों को अवेयर करने के लिए मुझे सम्मानित किया है। क्या बात। और ये जो मेरी पुस्तक है झड़ते पत्ते है, जी, जी। ये श्रेष्ठ कृति भी आई है हरियाणा में 2018 के सन में। जी। ये श्रेष्ठ कृति आई है पूरी स्टेट में। जी, जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि मेरे काम को मान्यता मिली है। जी। और कहीं ना कहीं जब आपको सम्मान मिलता है तो थोड़ी जिम्मेदारी और लगने लगती है कि कुछ और नया करने की इच्छा भी होती है, और थोड़ी ये जिम्मेदारी भी रहती है कि इतना मतलब मुझे सम्मान मिला है, तो मैं उस जिम्मेदारी को और अच्छे से निभाऊं और कुछ और नया करके जी। लोगों तक पहुंचाएं। और नया करने की दिशा में लगातार जी, जी। लगातार मेरा प्रयास रहता है जी। कि जो चीज़ें छूट गई हैं, जी। स्पेशली लोक संस्कृति के बारे में, तो आप देखेंगे आज के टाइम में मतलब आंगन से शादी लगा लो या कोई भी समारोह है, वो आंगन से सिमट कर होटल में चला गया है। जी। होटल से भी सिमट कर कहीं ना कहीं अगर हम परंपराओं की या रिवाजों की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक डीजे आ जाता है, जी, या उस पे मतलब बड़ा तेज धुन में नाच गा के अपना लोग मना लेते हैं। जो उत्सव एक हफ्ते का होता था वो सिमट के सिर्फ 1 और 2 दिन में रह गया। हाँ जी, 1-2 दिन में रह गया है। और रिश्तेदारों का आना भी नहीं तो क्या, महीने पहले ही जी, जी। बुआ भतीजे आ जाया करती थी, पर अब वो नहीं है। वो सब चीज़ें हैं, तो उन पे मैं लगातार काम कर रही हूँ। क्या बात। कुछ मैंने अपने व्यूज़ भी लिखे हैं, जैसे पोएम लिखी हैं बहुत सारी। तो उन पोएम की बुक है मेरी, आशाओं की शिखा। क्या बात। वो आशाओं की शिखा ये बुक है, और ये कवर पेज जो है सर, ये मेरी सिस्टर है। जी। और ये मतलब आशाओं की और शिखा, और इसका नाम भी शिखा ही है। क्या बात है। तो शिखा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को शिखा। जी। तो आशाओं की शिखा में वो सब समसामयिक विषय लिए गए हैं। इसमें पर्यावरण भी को भी कवर किया गया है, और जो जनरल चीज़ें हैं जो मैंने समाज में देखी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर की है। तो इस पुस्तक की कोई 2 बातें जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहें जो वास्तव में इंस्पिरेशनल हों। जैसे महिलाओं को, मतलब महिलाओं की क्या स्थिति है, कहीं सही है कहीं सही नहीं है, उनके इमोशंस को कई जगह समझा जाता है, नहीं भी समझा जाता। और दूसरा ये है कि महिला है तो एडजस्ट कर ही लेगी। तो इस तरह से एक पोएम है, उसका नाम है फटी बिवाई। मतलब अक्सर आप देखेंगे महिलाओं के जो पैर हैं उनकी एड़ियाँ फटी रहती हैं, और उनको हम बिवाई कहते हैं। जी, जी, देसी हरियाणवी भाषा। हाँ, तो मेरी कविता का शीर्षक है फटी बिवाई। जी, जी। फटी बिवाई संकेत है औरत की जिम्मेदारी का। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब बिस्तर पर पैर रखे तो चादर से उलझती है फटी बिवाई। तब सोचती है वो कि सुबह साफ करूंगी। क्या बात। पर नहीं, वो सुबह कभी नहीं आएगी। घर बच्चों की जिम्मेदारी उसे यूं ही सताएगी। क्या बात। वह कभी अपनी फटी बिवाई के लिए समय नहीं निकाल पाएगी। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब खून आने लगेगा फटी बिवाई से तो वह कोई सस्ती क्रीम मंगवाएगी जी, या उसमें मोम भरवाएगी। ओए ये घरेलू नुस्खे उपचार के घरेलू नुस्खे अपना के अपने कि मैं मतलब वहाँ भी वो महिला पैसे नहीं लगाना चाहती है कि मैं हल्दी और मोम से लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगी। जी। तो कोई सस्ती क्रीम मंगवाएगी। क्या बात।
या उसमें मोम भरवाएगी, यह तो हमेशा उसके साथ ही रहती है और उसके साथ ही जाएगी। क्या बात, फटी बिवाई संकेत है औरत की जिम्मेदारी का। क्या बात है। वास्तव में ऐसे बिंदु को आपने छेड़ा है जो हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की स्थिति रहती है, आई है, और ऐसे बिंदुओं को जब आप छू रहे हैं, वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। और इसी प्रकार आप लेखनी से समाज को एक नई दिशा और नई दशा देने का काम करते रहें। उसके अलावा मैडम, जो बच्चे साहित्य के क्षेत्र में कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आप कोई संदेश जो देना चाहें? जी, जैसे मैं युवाओं को और बच्चों को, दोनों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया है। टीवी से दूर रहे, मैं टीवी से दूर रहती हूँ, टीवी नहीं है मेरे पास, तो वो समय मैं पढ़ने में लगाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे देश के जो बच्चे हैं या युवा हैं, वो पढ़ने में समय लगाएं, वो किसी भी राइटर की बुक पढ़ें, लिखें, या उनके अपने जो व्यूज़ हैं वो मतलब लिखें, ताकि जो दिमाग में हमारे विचार उपजते हैं, अब वो कोई भी विचार मेरे दिमाग में उपजा है तो मैंने लिखा है। और राइटिंग वर्क एक ऐसा काम है जो हमेशा युगों युगों तक रहेगा। मतलब बाकी कोई भी काम हो सकता है, पर लेखन जो है, जैसे हमारे वेद लिखे गए हैं, वो आज भी, मतलब कभी भी हम उनको पढ़ सकते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि इसको क्या पढ़ना है या उसको क्या पढ़ना है, पर हर बंदा यूनिक है, हर इंसान के अपने व्यूज़ हैं, वो लिखे, वो पब्लिश करे या कहीं आर्टिकल पब्लिश करे। तो लेखन में जाना चाहिए और फ़ोन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। जी मैडम, आपकी इस लंबी यात्रा के दौरान आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? मेरी फैमिली से ही मुझे प्रेरणा मिली है। मेरे फादर हमेशा एक बात कहते रहे हैं कि काम तो करना और सभी को करना है, मतलब काम किए बिना कुछ नहीं हो सकता। और यही कहीं ना कहीं देखो, आप गीता में देखेंगे कि कर्म प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है, कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। तो काम करते रहना चाहिए, वो उसका रिजल्ट हमको पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है, वो बाद की बात है। मतलब कई बार क्या है, हम पहले ही सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो जाएगा तब की तब देखेंगे। मतलब हमें काम करते ही रहना चाहिए। और मैं तो ये मानती हूँ कि हम इंसान हैं, जो एनिमल्स हैं, पशु हैं या पक्षी है या दूसरे जोन से भी जानवर हैं, उनसे अलग हमारे पास जो चीज़ है बुद्धि, उसका हमको इस्तेमाल करते ही रहना चाहिए, सदुपयोग करता रहना। जी 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 बिल्कुल। तो हम डॉक्टर संजीव कुमारी जी को भविष्य में किस मुकाम पर देख पाएंगे हमारे दर्शक, मतलब साहित्य के क्षेत्र में? साहित्य में मैं तो ये सोचती हूँ कि पहले मेरा ये टारगेट था कि दशक की तरफ मुझे बढ़ना है। अब मैं ये सोचती हूँ कि दशक से मैं शतक की तरफ बढ़ूँ, पुस्तकों का। जी। तो शतक की तरफ बढ़ने में मैं लगातार प्रयासरत रहूँगी। और अगर दर्शकों की बात है तो मैं ये सोचती हूँ कि दर्शक मुझे शतक की तरफ बढ़ते हुए देखें। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। एक सकारात्मक सोच और एक सकारात्मक विचार के साथ सभी दर्शकों को छोड़े चलते हैं। निश्चित तौर पर मोबाइल एक आधुनिकता के दौर में ज़रूरत भी है, लेकिन उस ज़रूरत को सदुपयोग के रूप में हम उपयोग में लाएं और उसको सकारात्मक रूप में, सकारात्मक ऊर्जा के रूप में उसको उपयोग करते चलें। और निश्चित तौर पर जीवन में जो आदमी का अध्ययन निरंतर होते रहना चाहिए, उसी से व्यक्ति के जीवन का विकास संभव है, उसके जीवन की उन्नति उसी में समाहित है। तो देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल। फिर अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से आप सबको रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।